तो अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो अभी तक हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा और उसमें ये देखा कि किस तरीके से कैरेक्टर जाते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम सजेस्ट किया था कि मोनो मीन्स वन। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो कहलाती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे अब हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। दैट मीन्स डाई मीन्स दो। अब यहाँ पे हम एक साथ दो कैरेक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद में जो इसके रेशियोज़ होंगे वो रेशियोज़ किस तरीके से बने हैं, उसमें कौन सी चीज़ें डोमिनेंट हैं, कौन सी रिसेसिव है, अगर हम उस चीज़ को ध्यान रखें तो आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस और वहाँ पे जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज़ देखेंगे तो अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए तो वहाँ पे वो चीज़ें हमको समझने में आसानी होगी और हम उनको बिना डायग्राम के, बिना पनेट स्क्वायर बनाए हुए ही उस चीज़ को निकाल पाएंगे। तो चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा हम समझते हैं। अ क्रॉस इन विच देयर इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोग जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने ले रहे हैं? दो पेयर्स। तो दो पेयर अगर हम ले रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के तो वो कहलाएंगे हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने तीन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए तो वो चीज क्या कहलाएगी? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब इन गार्डन पी प्लांट्स में अगर हम सीड शेप की और सीड कलर की ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर कैरेक्टर्स को अगर हम लेते हैं, एक जगह हम लेते हैं सीड शेप, तो सीड शेप में भी किस तरीके के दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एक सीड हो सकते हैं हमारे राउंड और एक हो सकते हैं रिंकल्ड। वहीं अगर हम सीड कलर की बात करें तो कलर में भी दो कलर हो सकते हैं कि एक हमारा कलर हो गया ग्रीन और एक कलर हो गया हमारा येलो। सॉरी, एक कलर हो गया हमारा येलो। ठीक। अब ये जब चीज देखते हैं हम सीड शेप की बात करें तो जो राउंडनेस है, जब हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया इनका सीड शेप के लिए तो वहां पे हमको एक चीज पता पड़ी कि जो राउंडनेस है, सीड्स की राउंडनेस चीज जो हुई वो चीज क्या कहलाएगी? हमारे डोमिनेंट पेयर। और वहीं अगर हम बात करें रिंकल्ड की तो रिंकल्ड जो है हमारा वो है एक रिसेसिव कैरेक्टर। वहीं अगर हम सीड कलर की बात करें तो येलो जो है हमारा वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो कलर ऑफ सीड, ये है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। और वहीं ग्रीन कलर जो होता है सीड में वो चीज कहलाती है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। अब हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स को, इन दोनों ही ट्रेट्स को हम एक साथ लेके इनमें किस तरीके के कॉम्बिनेशन बन पाते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। So Mendel performed cross between pure breeding pea plants having yellow round seeds. अब येलो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि येलो जो कलर है सीड्स का वो कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और वहीं सीड्स का राउंड होना ये भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ये जब दोनों चीजों को उन्होंने क्रॉस करवाया रिसेसिव वैरायटी के साथ में, जो चीज थी ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव हैं। तो जब ऐसे कैरेक्टर्स को एक साथ वो क्रॉस करवाते हैं तो किस तरीके से आगे प्रोजेनी में F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो चीज को स्टडी करने को हमने बोला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल परफॉर्म क्रॉस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग येलो राउंड सीड्स एंड प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैविंग ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। तो रिसेसिव वाले और डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स को उन्होंने दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करी। सो ऑल द प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन। अब यहीं से हमको समझ में आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था हमने कि जब भी आपस में क्रॉस करवाए थे दो प्योर पेरेंट्स को तो हमारा जो कंडीशन F1 जनरेशन में आई थी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई कि जो F1 जनरेशन थी वहां पे सारे ही हमारे कैसे हुए? हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी हमारी येलो के लिए और राउंड सीड्स के लिए। The factors of both characters will have independently segregated. जो भी characters थे वो independently segregate हुए to each other during gamete formation. Thus total 4 types of gametes. अब जब हमारे
जो F1 जनरेशन के हमारे प्लांट्स हुए, मतलब जो येलो और राउंड प्लांट्स थे जो F1 जनरेशन में थे, जब इनके हमारे गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक हमारा ये सेग्रीगेट करेंगे और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे तो एक कंडीशन हमारी आ जाएगी Y R गैमेट बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R, एक हमारा बनेगा कैपिटल Y एंड स्मॉल r। तो एक गैमेट हमारा ये बना, एक गैमेट हमारा ये बना। वहीं जब हम रिसेसिव के साथ में लेंगे तो स्मॉल y कैपिटल R, एक गैमेट हमारा ये बनेगा। और वहीं दोनों ही रिसेसिव जीन्स के साथ में एक गैमेट बनेगा जो स्मॉल y एंड स्मॉल r। तो इस तरीके से ये चार गैमेट्स हमारे जो हैं F1 जनरेशन में बनेंगे। अब जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो अब किस तरीके से ये क्रॉस होते हैं और किस तरीके से किस तरीके से F2 जनरेशन हमको मिलती है ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करवाते हैं तो रिजल्टेंट F2 जनरेशन शो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो हमको 4 तरीके के अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में देखने को मिलते हैं। So on selfing of F1, the resultant F2 generation show 4 types of plants. जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाते हैं तो F2 जनरेशन में हमको 4 तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। अब हम इसको पन्नेट स्क्वायर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हमको फॉर्म होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, वो चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले पेरेंट जनरेशन लिया जिसमें हमने एक कैरेक्टर लिया येलो राउंड। ये जो पेरेंट्स थे वो येलो राउंड के लिए प्योर फॉर्म था। वहीं हमने एक पेरेंट लिया जो हमारा ग्रीन और रिंकल्ड कैरेक्टर के लिए, सीड्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रीन रिंकल्ड सीड्स के लिए प्योर फॉर्म में था। जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पे जो हमको फर्स्ट जनरेशन में हमको फर्स्ट जनरेशन में जो हमको प्लांट्स देखने को मिले उन सभी के पास में उनकी हेट्रोजाइगस कंडीशन थी और उनके जो सीड्स थे वो येलो एंड राउंड थे। अब जब हमने ये फर्स्ट जनरेशन वाले येलो राउंड हेट्रोजाइगस कंडीशन को वापस से सेल्फ करवाया, उनको आपस में ही क्रॉस करवाया, तो हमारे पास में जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो किस तरीके के गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो वो 4 तरीके के गैमेट्स फॉर्म होंगे। अगर आप यहां पे ध्यान दें तो अगर हम ये बात करें कि किस तरीके के हमारे गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो जब हम इनको आपस में सेल्फिंग करवाएंगे तो जो गैमेट्स फॉर्म होंगे तो उसमें एक में जाएगा हमारा कैपिटल Y और एक सेग्रीगेट होके हमारा एक आ जाएगा कैपिटल R। वहीं एक बार आएगा हमारा कैपिटल Y और यहाँ से आएगा हमारा स्मॉल r। एक बार आएगा हमारा स्मॉल y विथ कैपिटल R एंड एक बार स्मॉल y एंड स्मॉल r। तो इस तरह के ये 4 गैमेट्स जो हैं जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो दोनों पेरेंट्स से हमको इस तरीके के 4 गैमेट्स देखने को मिलेंगे। और ये चारों गैमेट्स जब हम इनको पन्नेट स्क्वायर में देख के और इनको जब हम क्रॉस करके इनके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हमको आने वाले प्लांट्स में सीड्स देखने को मिल रहे हैं या उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे जब हमने इनको अरेंज कर दिया, एक हमारे गैमेट्स बने हमारे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि ये एक पेरेंट से बने और एक पेरेंट से ये बने, एक मेल से एक फीमेल से जो ये गैमेट्स बने हमारे। और जब हमने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो जो हमारे गैमेट्स हैं जब वो मिलेंगे और जाइगोटिक कंडीशन बनेगी तो उसमें जो प्लांट्स बनेगा उसके पास में कैपिटल Y एंड कैपिटल R मतलब दोनों ही कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट जीन्स आ जाएंगे। तो पहला केस हमारा ये चीज बना कि जो हमको प्योर वैरायटी थी वो वैसी की वैसी मिल गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब जब यहाँ पे देखेंगे कि ये हम रिलेशनशिप किसका बात कर रहे हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स का। तो जहां पे भी डोमिनेंट एक भी पेयर होगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि येलोनेस की अगर हम बात करें, येलो कलर की अगर हम बात करें
और उसके साथ में हम राउंड शेप की बात करें, ये दोनों ही कैरेक्टर हमारे डोमिनेंट है। तो कहीं पे भी येलो के लिए Y, कैपिटल Y अगर एक भी मौजूद हुआ तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, भले ही वो दोनों मतलब होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। अगर सीड में एक भी जीन येलो के लिए डोमिनेटिंग है तो वो चीज हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे हमको येलोनेस का डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, प्लस इसके साथ में राउंडनेस का भी डोमिनेंट जीन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास में 9 केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें हमारा येलो का एक कम से कम एक डोमिनेंट केस है और राउंडनेस का भी एक डोमिनेंट जीन मौजूद है। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे केस हैं कि इसमें कम से कम एक जीन हमारा येलो के लिए डोमिनेटिंग है और एक जीन हमारा राउंडनेस के लिए डोमिनेटिंग जीन है। अब सेकंड जीन उसके साथ में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। वहीं अगर हम बात करें येलो और रिंकल्ड की, यहां पे आप देख सकते हैं ये येलो और रिंकल्ड है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में हमारे पास में जो येलोनेस है, येलो कलर के लिए जो जीन है वो तो डोमिनेटिंग फॉर्म में है, लेकिन जो रिंकल्ड के लिए है या हम कहें कि राउंडनेस के लिए जो डोमिनेटिंग फॉर्म है वो डोमिनेटिंग फॉर्म यहां से एब्सेंट है। तो यहां पे ऐसे केसेस हमको 3 देखने को मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। तो अगर हम येलो राउंड की बात कर रहे हैं तो येलो रिंकल्ड की बात कर रहे हैं तो येलो रिंकल्ड हमको कैसे देखने को मिल रहे हैं 3। और इसमें क्या चीज है कि जो हमारा फर्स्ट जीन था, फर्स्ट जीन तो कम से कम एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और जो दूसरा कैरेक्टर था उसके दोनों ही चीजें किस तरीके से हैं, रिसेसिव, इसलिए उसका कैरेक्टर हमको इसमें शो नहीं हुआ। वहीं अगर हम देखें कि तीसरा जो वैरायटी हमको देखने को मिल रही है ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड मींस यहां पे जो येलोनेस कलर के लिए जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था, डोमिनेटिंग जीन था, वो यहां पे एब्सेंट है। तो इसलिए यहां पे हमको जो ग्रीन एंड राउंड है वो चीज देखने को मिल रही है, मतलब राउंडनेस के लिए यहाँ पे जो जीन है वो डोमिनेटिंग स्टेट में है, आइदर वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो ऐसे हमको केसेस कितने देखने को मिल रहे हैं 3, जहां पे हमारा येलोनेस के लिए तो दोनों ही रिसेसिव है, लेकिन राउंडनेस के लिए एक कम से कम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे राउंडनेस का एक कम से कम एक जीन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। वहीं एक केस हमको ऐसा मिल रहा है जहां पे हमारे दोनों ही जीन्स दोनों ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे नहीं है या डोमिनेटिंग करने वाले जीन्स नहीं है, दोनों ही जीन्स कैसे हैं, रिसेसिव, और ये होमोजाइगस कंडीशन है रिसेसिवनेस के लिए। तो यहां पे हमको सॉरी दोनों ही हमारे पास में रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब येलो कलर के लिए भी और राउंडनेस के लिए भी। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे प्लांट्स बनेंगे उनमें कैसे सीड्स आएंगे, उसमें जो सीड्स आएंगे वो ग्रीन कलर के सीड्स होंगे और उनका शेप कैसा होगा, रिंकल्ड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि ये आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि किस चीज में डोमिनेटिंग कैरेक्टर कितने होंगे तो तब वो चीज एक्सप्रेस हो पाएगी। ये चीज इसलिए देखने वाली बात है कि ये जो रेशियो है हमारा 9:3:3:1, ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1, अगर हम ये चीज ध्यान रखें कि ये 9 हमारा किस कंडीशन में हमको ये 9 टाइप ऑफ प्लांट्स हमको मिले हैं जब हमने F1 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने जब इनको क्रॉस करवाया, और जब हमने ये 9 कैरेक्टर 9 टाइप के जो प्लांट्स हैं हमको किस तरीके से मिले हैं। तो जब हम आगे एपिस्टेसिस और इसमें अलग अलग चीजें देखेंगे कि इसमें जब इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन जब होता है, एपिस्टेसिस या और भी चीज़ों की डोमिनेंट एपिस्टेसिस,
कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स या इनकी बात करेंगे, तो वहाँ पे जो रेशियो में मॉडिफिकेशन होता है वो चीज़ हमको ईजिली निकालते आएगी। उसके लिए हमको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ये पन्नेट स्क्वायर फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इधर पे यहीं पे इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये येलो राउंड हमारे किस तरीके से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसमें जीन्स की क्या कंडीशन है तब हमारे पास में ये येलो राउंड आ रहे हैं, या ग्रीन राउंड हमारे पास में किस कंडीशन में आ रहे हैं, या अगर हम बात करें ग्रीन और राउंड की बात न करें तो हम केवल दो कैरेक्टर्स की बात करें कि दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में, एक फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर। अगर फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर के दोनों ही के जीन्स कम से कम एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है या डोमिनेट करने वाला जीन मौजूद है, तो हमको 9 ऐसी चीज मिलेंगे जिसमें दोनों ही कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। 3 में अगर ऐसी कंडीशन है कि एक तो डोमिनेट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे 3 और एक ऐसा होगा जिसमें दोनों ही जो चीज होंगी, जो जीन्स होंगे वो रिसेसिवनेस के लिए होंगे। फिलहाल अभी हम जब डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे यही चीज देखने को मिल रही है कि हमारे पास में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 9:3:3:1 के फॉर्म में मिलता है, और यहाँ पे हमको दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो हमारे स्टार्टिंग पेरेंट से बिल्कुल ही अलग हैं। जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने पे हमारे पास में कैसे थे, येलो राउंड, जो हमारा एक पेरेंट था वो येलो राउंड था। दूसरा जो हमारा पेरेंट था वो कैसा था, हमारा ग्रीन रिंकल्ड और येलो राउंड को जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमारे पास में येलो और राउंड ही सीड वाले प्लांट हमको देखने को मिले। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में ये चीज करवाई तो F2 जनरेशन में क्या वो चीज हुई है कि हमको 3 ग्रीन राउंड और 3 येलो रिंकल्ड काइंड ऑफ प्लांट्स मिले हैं जिसमें इस तरीके के सीड्स मिले हैं। और ये जो दो चीजें हैं, दो वेरिएशन है, ये वेरिएशन ना तो हमारे पेरेंट्स के पास में थे ना हमारे F1 जनरेशन में थे, ये इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट होके, मतलब ये चीज हुई कैसे है, किस कारण से हुई है कि जो जीन्स है, जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, वो गैमेट फॉर्मेशन में किसी ने भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया है, और जो गैमेट फॉर्मेशन में जीन्स गए हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे को बिना इन्फ्लुएंस करे हुए ही गए हैं, और इसी कारण से जो कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से बिल्कुल ही अलग हैं वैसे भी हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए बिना गैमेट्स में अंदर जा रहे हैं। तो यहां से ये जो चीज निकल के आती है, अगर हम इन्फरेंस देखें तो क्या चीज होती है, इससे हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे, उस चीज को समझेंगे। ये चीज तो मेरे ख्याल से हम लोगों को पूरी समझ में आ गई है कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन हुए और किस तरीके से पन्नेट स्क्वायर हुआ, और पन्नेट स्क्वायर में हमको किस तरीके से ये चीज मिली है 9:3:3:1 के फॉर्म में। तो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया है उस चीज को समझ लेते हैं। जो फिनोटाइपिक रेशियो है हमारा, 9 येलो राउंड हमको मिले हैं, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड, और एक हमको ग्रीन रिंकल्ड। वहीं इसका हम जीनोटाइप देखें तो वो आप वहां से देख सकते हैं कि जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो अराउंड होगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। अब यहां से हमारा जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, जो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे दो हमको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स मिले हैं, वो हमको वहां से हमारा ये जो चीज निकल के आती है वो आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन जब हुआ तो दोनों ही जीन्स इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन में गए थे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहलाता है? मेंडल कंक्लूडेड दैट द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब जो दो कैरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो ये चीज नहीं करते कि राउंडनेस वाला जो जीन है या
येलो कलर के लिए है या राउंड शेप के लिए है, वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, वो दोनों एक दूसरे के साथ में साठ-गांठ कर लें और एक साथ ही असॉर्ट हो, या किसी का एक दूसरे से कोई दुश्मनी हो कि नहीं यार तुम हमारे साथ में नहीं आओगे, ऐसी कंडीशन हो, तो ऐसा चीज नहीं होती। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इक्वली वेटेज मिलता है सबको, और सब इंडिपेंडेंटली जिसके साथ में भी गैमेट फॉर्मेशन में जा सकते हैं, जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी वही चीज हमको देखने को मिलती है। So Mendel concluded that the two factors of a character assort or separate independent of the factors of the other, दूसरे से independently वो assort होते हैं at the time of gamete formation, जब भी gamete बनेगा तब, and get randomly rearranged in the offspring, और offspring में randomly rearrange होते हैं और फिर offspring में उनका combination हमको देखने को मिलता है। This law is applicable to only those factors or genes which are either situated distantly on the same chromosome or occur on different chromosome. अब ये जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, this law is applicable to only those factor या genes which are either situated distantly on the same chromosome or occur in different chromosome. ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, अगर हम क्रोमोसोम्स को फिर से देखें यहां पे कि ये हमारा क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस पेयर, तो अब ये जो लॉ कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो जीन्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब जो हमारे जीन्स हो, मान लीजिए कि एक जीन है हमारा यहाँ पे ए डोमिनेटिंग फॉर्म में, और एक है ये यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में, और दूसरा जो हमारा जीन है वो है हमारा डोमिनेटिंग फॉर्म में बी और यहाँ पे बी। तो अगर ये जीन दूर दूर है तो ये लॉ हमारा सही साबित होगा, लेकिन अगर वहीं ये जीन्स जो हैं ये दूर ना होके या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे ना होके, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और होमोलोगस पेयर है और बी जीन जो है वो यहां पे मौजूद है, मतलब ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो लॉ है वो सही साबित होगा। लेकिन अगर यही जीन्स बिल्कुल पास पास हैं, ये जो बी जीन है अगर बिल्कुल ही पास पास हैं, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं लिंकेज, मतलब दो जीन्स इतने पास पास हैं कि वो आपस में सेग्रीगेट, या जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने की बारी आती है तब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा? दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज फैक्टर्स और जीन्स व्हिच आर आइदर सिचुएटेड डिस्टेंटली ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम्स पे डिस्टेंटली मतलब दूर दूर मौजूद हैं, या और अकर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हमको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ये चीज इजीली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो फॉलो होता है। In F2 generation of dihybrid cross shows that the inheritance of cotyledon color assorts independent to the inheritance of seed shape unless green round and yellow wrinkled seeds do not obtain. तो F2 generation में dihybrid cross में shows that the inheritance of cotyledon color, cotyledon का जो कलर था वो assort होता है independently to the inheritance of seed shape, जो सीड का शेप है उससे इंडिपेंडेंटली ये चीज होती है, अनलेस ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल्ड सीड्स डू नॉट ऑब्टेन, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमको ये जो ग्रीन राउंड है और येलो रिंकल्ड सीड्स नहीं मिलते। तो ये जो हमको दो नई वैरायटी देखने को मिली हैं, ये हमको नहीं मिलती अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए होते।